everybody and welcome to the 19th episode of Map of Me. मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और मेरे साथ में है मेरे को-होस्ट हर्ष. Hi Astha, how are you doing? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं हर्ष, थैंक यू. वेल दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में बहुत से लोगों को होती है. और ये प्रॉब्लम है ट्रैफिक. क्योंकि इंसान का आधा से ज़्यादा दिन तो ट्रैवल करने में ही चला जाता है, फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर ऑफिस हो. वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट ने काफी लोगों को दिया है ट्रैफिक से छुटकारा. बिल्कुल हर्ष, लेकिन ये तो कुछ ही लोग हैं. अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इस पैंडेमिक में हर रोज ट्रैवल करके ऑफिस जाते हैं. उनके लिए इट्स स्टिल अ डेली ड्रिल. लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पिछले एपिसोड में हमने क्या बातें की. पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सस्टेनेबल बिजनेसेस के बारे में, जहाँ पे हमने जाना कि कैसे लोग पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स ला रहे हैं हमारे मार्केट में. और साथ ही साथ हमने उन लोगों के बारे में भी जाना जो इको लिविंग प्रैक्टिस करते हैं विद एक्टिविटीज लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटिंग एंड सोलर एनर्जी. बट फॉर नाउ टाइम फॉर द प्रो टिप. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रैना सिंह और मैं ब्रिटिश टेलीकॉम में काम करती हूँ. आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन में संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन के बारे में. दोस्तों, मैंने कक्षा 11 में ये पढ़ा था कि मनुष्य हमेशा असीमित चाहता है और वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता. देखा जाए तो ये सही भी है. आप और मैं हमेशा हमारे पास जो है उससे ज़्यादा पाने की चाहत रखते हैं, परंतु फ़र्क वहाँ आता है जब इन चाहतों की वजह से कुछ लोग अपने में एंग्जाइटी, फियर और फ्रस्ट्रेशन जैसे फीलिंग्स को पैदा होने देते हैं. अभी तो कुछ लोग जिस दशा में भी और हर परिणाम में खुश रहते हैं. तो हम आज इस टेक्निक के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू आप जीवन में हमेशा संतुष्टि पाने में सफल रहेंगे. मैं मानती हूँ दोस्तों कि संतुष्ट रहना बहुत ही कठिन है, लेकिन इस टेक्निक से आपको अवश्य मदद मिलेगी. इस टेक्निक के 4 बेसिक एलिमेंट हैं, जिसमें से पहला है करंट स्टेट यानी कि आपका वर्तमान. आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, एक पेरेंट हो सकते हैं या एक नौकरी पेशा इंसान. ये तीनों ही आपके करंट स्टेट हैं जहाँ से आप एक डिज़ायर्ड स्टेट में पहुँचना चाहते हैं, जो है हमारा दूसरा एलिमेंट यानी कि जिस चीज़ की आप अपेक्षा या आकांक्षा रखते हैं. जैसे कि स्टूडेंट में आप अच्छे नंबर पाना चाहेंगे, एक अच्छे पेरेंट बनना चाहेंगे, अच्छी सैलरी या अच्छी नौकरी पाना चाहेंगे. इन तीनों ही डिज़ायर्ड स्टेट में पहुंचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारे थर्ड एलिमेंट यानी कि डिसीजन का. ये डिसीजंस हमारे अलग अलग चीज़ों से प्रभावित होते हैं और इन डिसीजन मेकिंग के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है. जैसे कि स्टूडेंट वाले एग्जांपल में ही लीजिए, आपका लक्ष्य है अगर 80% अंक पाना, तो आप अच्छी ट्यूशन्स लगाएंगे, अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहेंगे या ज़्यादा समय अपना पढ़ाई में व्यतीत करेंगे. अब हमारा आता है चौथा एलिमेंट जो है कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम. इन सभी एफर्ट्स को लगाने के बाद आपके जो परिणाम हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं. जैसे कि हमारे स्टूडेंट के एग्जाम्पल में पहला कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि आपके 80% मार्क्स आए, जो कि बहुत ही अच्छा है, आपकी उम्मीद के अनुसार है. दूसरा हो सकता है कि आपको 80% से ज़्यादा मार्क्स आए, जो आपकी उम्मीद से ज़्यादा है. इन दोनों ही स्टेट में आप संतुष्टि महसूस करेंगे और ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे. तीसरा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि आपको 80% से कम मार्क्स आए यानी कि 75 या 72. चौथा पॉसिबल है कि इसके ठीक विपरीत आप पास ही ना हो पाएँ. तो दोस्तों, ये दो वो स्टेट हैं जहाँ पे हम डिससेटिस्फाइड फील करते हैं और डीमोटिवेटेड फील करते हैं, जिसकी वजह से हमारे नेचर में फ्रस्ट्रेशन और एंगर जैसे भाव पैदा होते हैं. तो इससे लड़ने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो है AC. जी हाँ दोस्तों, ये वही टर्म है जो आपने गर्मियों के मौसम में बहुत बार सुनी होगी, AC. A यानी कि एक्सेप्ट द अनचेंजेबल एंड C मतलब चेंज द चेंजेबल. सो एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, जैसा कि मैंने कहा कि आपको ये मानना होगा कि जो भी आपके साथ कॉन्सिक्वेंस हुए हैं वो पास्ट की चीज़ है, वो हो चुके हैं और उन्हें नहीं बदला जा सकता. जब आप इन्हें बदलने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे. तो इसीलिए आपको इन्हें पहले एक्सेप्ट करना है कि इन्हें नहीं बदला जा सकता और फिर अपने डिसीजन मेकिंग में चेंजेस लाने हैं, यानी कि अपने डिसीजन मेकिंग एलिमेंट को चेंज करना है. आपको अपने एफर्ट चेंज करने होंगे, आपको अपने तरीके बदलने होंगे
पर ये सभी तभी संभव हो पाएगा तब आप ये मान लें कि जो भी हो चुका है वो नहीं बदला जा सकता, और तब आप अपना पूरा समय दे पाएंगे जो चीज़ें बदल सकते हैं उन्हें बदलने में। दोस्तों, इस तकनीक को यूज़ करके आप लाइफ में सेटिस्फेक्शन पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सो वेल, आई होप कि आप सबके लिए ये टिप यूजफुल रही होगी। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की जनता से अबाउट ट्रैफिक। सो ओवर टू यू हर्ष। हाय गाइस, बात करेंगे हमारे यंगिस्तान से ट्रैफिक के बारे में। सो हेलो मैम। हाय। सो आप मुझे अब बताइए कि वैसे तो आपने हमें कहा कि आप ड्राइव नहीं करती हैं, लेकिन जब आप ट्रैफिक में फंसी रहती हैं तो अपना टाइम कैसे निकालती हैं? इंस्टा या इधर आई टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ सर्टेन रीड्स, तो मैं आई कीप ऑन रीडिंग दैट इज़ माय टाइम पास। अच्छा, आप हमें बताइए कि क्यों है दिल्ली में इतना ट्रैफिक? सर, दिल्ली में गाड़ियाँ बहुत है, पार्किंग की जगह नहीं है। हर परिवार में किसी किसी परिवार में 5-6 गाड़ियाँ हैं, उनकी पार्किंग की जगह नहीं है, फलता वो सड़कों पे पार्किंग करते हैं। Everybody wants to own a vehicle. I don't know the reason for that. There is metro, there is cab, there is sharing bikes, there is so many options, but everyone want their own गड्डी होनी चाहिए. I think that might be one of the reasons and the main reason. आपको कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है? यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है ये कश्मीरी गेट एरिया में जी। और अभी ये करोल बाग और मादीपुर, ये पटेल नगर की रास्ता, और उधर चले जाइए आप रोहिणी साइड में, मोती नगर साइड में, ये सब जगह ट्रैफिक रहता है। Nearby airport is one. Adchini road is one, जहाँ पे मुझे हमेशा ट्रैफिक मिलता है. These are the two constant places I am always stuck in traffic. ओके। और कितनी बार आपका चालान कटा है? जी कि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक पुलिस लोगों के पीछे पड़ती है, लोगों के चालान काटने में पीछे पड़ी रहती है। जी, चालान तो 10 से 12 से ज़्यादा ही कटे हैं। किसी किसी का तो 2-3 लाख का चालान ऑनलाइन कैमरे से आ रखे हैं जी। और भरना मुश्किल हो रहा है। जी। और ये अभी तक हम लोग भरे नहीं है ये चालान, तो चलना मुश्किल हो रहा है कि इस तरह दिल्ली में गाड़ी चलाया जाए। ऐसे रूल हैं कि 60-70 के स्पीड पे गाड़ियाँ चलाओ, ये बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन 40 के ऊपर जब हम लोग चलाते हैं तो ये चलान आ जाती है, ऑटोमेटिक ऑनलाइन चलान आ जाती है। सर, कितने लोग हैं आपके हिसाब से दिल्ली में, कितने प्रतिशत लोग हैं दिल्ली में जो ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं? सर, करीब हमारे अकॉर्डिंग तो 50 से 60% हैं लोग जो फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स को। बाकी कुछ लोग हैं जो फॉलो नहीं करते। कैसे हम लोगों को समझा सकते हैं कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें? सर, इनको ट्रेनिंग दे के समझा सकते हैं, इनको बता के समझा सकते हैं। ये नहीं कि चालान करके और समझा नहीं सकते, पैसे लेके समझा नहीं सकते। जब तक इनको कुछ बताया नहीं जाए, जब ये ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है उस समय इनको ट्रेनिंग दिया जाए, तब लाइसेंस इशू किया जाए। ये नहीं कि पैसे लेके लाइसेंस इशू कर दिया जाए, तो ये ट्रैफिक का ये भी कारण बनता है। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कही आपने। सो गाइस, ये था हमारे थोड़े एक्सपीरियंस कैब ड्राइवर्स का कहना। ओवर टू यू आस्था। थैंक यू सो मच हर्ष। वेल दोस्तों, ट्रैफिक तो सच में हमारी बहुत टाइम और एनर्जी लेता है, स्पेशली पीक आवर्स में। लेकिन अगर आप 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। Hi, I'm Jijo. I'm the co-founder of Dabadigo. Hi, I'm Reshmi and I'm one of the co-founders of Dabadigo. People had a huge issue commuting from point A to point B, and basically in the tier 1 cities it was very expensive to take a taxi. If you want to take public transit, it was very time consuming, and that's where we came up with the concept of Dabadigo. So here customers can actually rent electric scooters which doesn't require a license to ride. And by this product, we can actually provide mobility to millions of Indians who do not have either the access or the means to buy their own vehicle. It takes about 3.5 hours to fully charge, and then it will travel anywhere between 60 to 70 kilometers. The reason we started Dabadigo, one of the main reasons was to combat the pollution problem that we have in India. The electricity that is used to power these vehicles take up much less energy to produce than the fuel that you'd be using for your internal combustion engine. दाबाडिगो से पिछले 1 साल से ले रहा हूँ बाइक। ये लेके मेरा पैसा भी थोड़ा बच जाता है और मेरा काम भी 12 घंटा काम करता हूँ, अच्छा पैसा हो जाता है। We are very customer-centric company. We always make sure that the customer is never stranded. If our customer is out there and something happens to the vehicle, we have a flying squad that would go and make sure that the customer is given a new vehicle, and basically they are up and about within the shortest time possible.
So currently we want to expand to major tier 1 cities, and then if you look at a 5-year horizon, we want to be present in 50 cities and have a fleet of 500,000 electric scooters. नो पेट्रोल, इको फ्रेंडली एंड नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। और क्या चाहिए? कितना इजी तरीका है ये व्हीकल को यूज करने का जो कि इको फ्रेंडली भी है। ये बात बिल्कुल सही कही आस्था। इनफैक्ट हमारे 26 स्टेप्स में स्टेप 9 यानी कि क्लाइमेट चेंज ये कहता है कि हमारे पर्यावरण के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। डाबाडीगो ई स्कूटर्स फ्यूल ना यूज़ करके हमारे पर्यावरण में कम प्रदूषण कर रहे हैं। इसके बारे में और जानने के लिए साइन अप करें www.mapofme.in में और मेक अ लाइफ प्लान पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, भूलेगा मत हमारे क्विज में ज़रूर भाग लीजिएगा, क्योंकि आप जीत सकते हैं बाइसिकल, बैकपैक और ढेर सारे अन्य कूल गिफ्ट्स। और अगर आप भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो growtrees.com आपकी तरफ से करेगा 200 ट्रीज प्लांट और आपको मिलेगा एक ई सर्टिफिकेट। कैसे? बस आंसर कीजिए ये तो इजी से क्वेश्चंस का। तो पहला सवाल, Which city has the most traffic in the world? और दूसरा सवाल, while driving व्हीकल्स के बीच में कितने मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए? जल्दी से अपने आंसर्स भेजिए हमारी वेबसाइट mapofme.in पे। जल्दी कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल है। दोस्तों, क्या आपने कभी साइकिल यूज करने के बारे में सोचा है? मैं डेली फिटनेस की बात नहीं कर रही, मैं ऑफिस जाने की बात कर रही हूँ। आइए देखते हैं कैसे। আমি চাকরি করি ইস্টার্ন রেলওয়েতে, কলকাতা ইস্টার্ন রেলওয়ের যে হেডকোয়ার্টার আছে ফেলি প্লেস, ওখানে আমার অফিস, চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি। ফিনান্সিয়ালি আমি স্বনির্ভর, আমি নিজে আয় করি বলে কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস একটা ভীষণ কস্টলি স্পোর্টস, সেটাকে আমি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। আমি লিপিকা বিশ্বাস, অ্যান অ্যাডভেঞ্চার লাভার, মাউন্টেনিয়ার, সাইক্লিস্ট, সোলো বাইসাইকেল ট্রাভেলার। সোলো ট্রাভেল করার জন্য বিশেষ করে আমার মনে হয় যে অনেক কিছু দরকার তা নয়, কিন্তু কিছু কিছু ছোট ছোট জিনিস যদি একটা মানুষের মধ্যে থাকে তাহলেই এভাবে বেরোতে পারবে। কনফিডেন্ট হতে হবে, কারণ রাস্তাতে ডিসিশন মেকিং নিজেকেই করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি ফিজিক্যাল ফিটনেস ভীষণ দরকার, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এরকম হয় ফিজিক্যাল ফিটনেস যদি আমার 40% থাকে, আমার মাইন্ডসেট কিন্তু আমাকে পুরো রাস্তাটা নিয়ে যায়। আমার মাইন্ডসেট থাকে যে আমি পারবো, আমি নিজেকে এম্পাওয়ার করছি এবং বহু মানুষ আমার এই জার্নির মাধ্যমে এম্পাওয়ার হচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস। একটা যখন আমি একা বেরোচ্ছি তখন আমার সাথে আছে কিন্তু শুধু আমার সাইকেলটা, যার ফলে ওটা আমার সবথেকে ভালো বন্ধু। সাইকেল নিয়ে গত বছর আমি গিয়েছিলাম ইউরোপে, স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে। আমি শুরু করেছিলাম জার্মানি, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে। জার্মানি, নেদারল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে থেকে আমি আবার ফিরে এসেছিলাম ডেনমার্ক। ওখান থেকে আমি জাহাজ নিয়ে গিয়েছিলাম আইসল্যান্ড থেকে ফিরেছি ইন্ডিয়া। বিদেশে যখন আমি 2018-এ আমি জার্মানি ফ্র্যাঙ্কফুর্টে নামি, ইমিগ্রেশনে জার্মান পুলিশ ভদ্রমহিলা উনি ভীষণ অবাক হয়ে আমায় উইশ করলেন যে এই প্রথম কোনো আমি ইন্ডিয়ান ভদ্রমহিলাকে একা এরকম একটা 2 মাসের সাইকেল ট্রিপে আসতে দেখেছি, এবং সেটা শুরু। তারপর থেকে পুরো রাস্তায় সবাই বলতো, ও মাই গড, ইউ আর ফ্রম ইন্ডিয়া, ইউ আর অ্যালোন, দ্যাটস অসম। অ্যাজ এ সোলো ট্রাভেলার আমি সবসময় নিজেকে বলি, যা কিছু চ্যালেঞ্জ রাস্তায় আসবে সব ফেস করতে হবে। অন্য কেউ আমাকে হেল্প করবে এটা ভাবলে চলবে না, সব নিজেকেই ভাবতে হবে। वैसे साइकिलिंग टू वर्क, स्कूल और कॉलेज इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। ये आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करेगा, आपको हेल्दी और फिट रख के, और आप पूरा दिन एक्टिव महसूस करेंगे। एग्जैक्टली, और ट्रैफिक से भी बचाएगा। यू नो आस्था, मैं नोटिस कर रहा था कि काफी औरतें कैब्स चला रही हैं यार। बिल्कुल हर्ष, वुमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको सिक्योर राइड्स देने के लिए हैं सखा कैब्स। लेट्स चेक इट आउट। मेरा नाम मोइदा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। यहाँ पर
कमर्शियल टैक्सी चलाती हूँ। 6 से 8 महीने का प्रोसेस होता है जिसमें ये लोग हमें गाड़ी चलाना सिखाना और लाइसेंस बनवा के देते हैं। उसके बाद जॉब भी लगवाते हैं। तो मैं टैक्सी लाइन में लास्ट 2 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ। पर डे 8 आवर्स की ड्यूटी होती है। 1 डे वीकली ऑफ डे होता है हमारा। ड्यूटी के दौरान हमें जैसे कि एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप मिलते हैं, पिक करना होता है, घर ड्रॉप करना होता है मैम को। कुछ लोग हमारे 8 आवर्स और 4 आवर्स का पैकेज होता है तो वो उसके थ्रू बुक करते हैं, जैसे उनको कहीं जाना होता है गेस्ट के यहाँ। फिर कुछ इंटरनेशनल को जो फॉरेनर्स आते हैं उनको घुमाना होता है, जो ओल्ड दिल्ली, लाल किला, ये सारा मॉन्यूमेंट्स वगैरह घूमते हैं। और बाकी हमारा ये सीपी में द ललित होटल है, इसमें 5 गाड़ी एवरी डे जाती है हमारी, 5 कार्स 8 आवर्स की बुकिंग के लिए। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ड्राइविंग मेल डोमिनेटेड वर्क है। कुछ लोग तो बहुत खुश होते हैं, जैसे कि हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो बराबर में कार खड़ी होती है। कुछ फीमेल्स या कुछ मेल्स भी बहुत सारे चेयर अप करते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छा मतलब रिएक्शन मिलता है। कुछ लोग तो बोलते भी हम पार्किंग में या कहीं वेट करते हैं किसी का कि आपने ये काम ही क्यों चुना। दोनों ही तरह के रिएक्शन मिलते हैं, अच्छे भी खराब भी हो। ड्राइविंग के दौरान हमें सबसे पहले तो रूल्स फॉलो करने ही करने हैं। अगर कुछ भी मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, दूसरे से भी हो जाती है, या फिर कोई मतलब आपको लगता है कि रूडली चला रहा है, रूडली बिहेव कर रहा है, तो एकदम से अग्रेसिव नहीं होना है। उसको पहले इग्नोर कर दो, एकदम अच्छा सा थोड़ा सा कम साउंड में गाना चलाओ, एकदम मूड फ्रेश करके चलाना चाहिए, चाहे पर्सनल हो या फिर कमर्शियल कह सकते हो। सबसे अच्छा मुझे लगता है जब बाहर से जो ट्रैवलर्स आती हैं तो उनको अपने देश के बारे में बताना कि हम लोग कैसे रहते हैं, हमारा फूड देख के वो लोग खुश होते हैं। तो ये चीज़ मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, औरतें भी बहुत काबिल ड्राइवर्स हैं। इनफैक्ट हमारे 26 स्टेप्स में स्टेप 11 लर्निंग हाउ टू ड्राइव यही कहता है कि गाड़ी चलानी सीखें, क्योंकि जब आप गाड़ी चलानी सीख जाते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना होता। और इमरजेंसी की सिचुएशन जैसे कि हॉस्पिटल जाने में ये स्किल बहुत हेल्पफुल है। और ड्राइविंग क्लासेस ज़रूर ले जहाँ पे आपको ट्रैफिक के नियमों के बारे में सिखाया जाएगा। जब आप खुद से चलाना चाहें तो आप तैयार रहें। तो दोस्तों, इसके बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट mapofme.in पे साइन अप करें और मेक अ लाइफ प्लान पे क्लिक करें। और साथ ही साथ हमारे क्विज में पार्ट लेना ना भूलें, क्योंकि आप जीत सकते हैं बाइसिकल्स, बैकपैक्स और बहुत से एक्साइटिंग गिफ्ट्स। अगर आप अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहते हैं तो दीजिए इन 2 आसान से सवालों के जवाब, और growtrees.com आपके लिए 200 पेड़ प्लांट करेंगे और देंगे आपको एक ई-सर्टिफिकेट। पहला सवाल, पूरी दुनिया में कौन से शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है? और दूसरा, कि गाड़ी चलाते वक्त 2 व्हीकल्स के बीच में कितने मीटर्स का डिस्टेंस रहना चाहिए? अपना जवाब दें www.mapofme.in पे। दोस्तों, समय के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी इको फ्रेंडली होते जा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं इस ई ऑटो ड्राइवर की कहानी। ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಅದು ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಛಾಯಾ ಅಂತ, ನಾನು ಹಾಸನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವಾಗ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಓಡಿಸೋದನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ಯಾಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗೋಲ್ಲ. 3 ಅವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತೆ ಇದು ಪರ್ ಡೇ. ಇದು 1 ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇರೆ ಆಟೋಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ ಮಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 900 ಇಂದ 1000 ರುಪೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ LPG ಆಟೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, LPG ಆಗ್ಬೋದು,
ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು 6,000 7,000 ಆ ಥರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇದು DL ಬೇಕು, ಮತ್ತು RC ಬೇಕು, ಆಟೋಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸು ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. वेल ई-व्हीकल इज़ एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट. ये फ्यूल के मामले में आपके पैसे तो बचाता ही है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है. और अच्छा कम्युनिकेशन ही एक ऑटो ड्राइवर का स्किल है. लेकिन दोस्तों, कई कस्टमर्स ऐसे हैं जो अपने ऑटो ड्राइवर्स के साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आते हैं. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने ऑटो ड्राइवर को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये आपको आपके घर, स्कूल, कॉलेज या दफ्तर सेफ एंड साउंड पहुंचाते हैं. ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन ये कई ऑटो वालों का कहना है. जी हाँ दोस्तों, ऑटो ड्राइवर्स ही नहीं बल्कि सबके साथ रिस्पेक्टफुली बात करें. खैर, आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा. फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, फिर लौटूंगी मैप ऑफ मी के अगले एपिसोड के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.